सबसे पहले बात संभल की। संभल में न्यूज 18 की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। संभल बवाल को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस बवाल के पीछे सर्वे नहीं बल्कि आपसी वर्चस्व के लिए खूनी खेल सामने आ रहा है। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब पड़ताल की तो कई बातें सामने आ रही हैं। संभल बवाल पर कई खुलासे हो रहे हैं। इन्हें लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि क्या संभल में वर्चस्व के खूनी खेल की भेंट 4 जिंदगी चढ़ गई? क्या तुर्क और पठान की लड़ाई में संभल ने लिया खूनी रंग? क्या स्थानीय सांसद और विधायक में थी वर्चस्व की जंग? क्या तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से गई 4 की जान? क्या तुर्क समर्थकों ने चलाई पठान, सैफी और अंसारी पर गोली? संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। क्या वाकई तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है असल वजह? क्या मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे? इन्हीं सवालों की करते हैं पड़ताल और आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वर्चस्व के खूनी खेल का खुलासा। हिंसा की जड़ का कारण। तुर्क बड़ा या पठान महान? एमपी और एमएलए में कौन पावरफुल? संभल में आखिर हिंसा क्यों हुई? इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? या इस संभल की हिंसा में कोई हाथ तो नहीं? इस संभल की हिंसा में जहां एक और पथराव, फायरिंग और यहां तक कि सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का काम किया गया, तो इसका मेन सूत्रधार कौन है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको आज हम बताने का प्रयास करेंगे। संभल की घटना प्री प्लान घटना थी। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। दरअसल संभल में जो सर्वे चल रहा था मस्जिद के पास, उस दौरान पथराव, फायरिंग होना कोई उस वक्त का कोई रीसेंट एक्शन नहीं था। इसके पीछे एक प्लान्ड एक्शन था। वो प्लान्ड एक्शन क्या है, हम आपको बताएं। माना जा रहा है कि तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक मारे गए थे। तुर्क सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई, जिसमें पठान, सैफी और अंसारी मारे गए। संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। वर्चस्व का खूनी खेल हुआ। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई को संभल बवाल की असली वजह बताया जा रहा है। संभल की हिंसा सुनियोजित हिंसा थी। देशी बनाम विदेशी की लड़ाई थी। अगर बात की जाए तुर्क बनाम पठान की लड़ाई की भेंट चढ़ गई 4 जिंदगियां। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण था वर्चस्व का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। तुर्क बनाम पठान की खींचातानी में ये इतनी बड़ी हिंसा हुई। अगर बात की जाए तुर्क की, तो सांसद के समर्थकों ने पठान यानी विधायक के समर्थकों पर हमला बोल दिया। भीड़ का फायदा उठाकर इन पठान गुट के 4 लोग मारे गए। इसे दूसरा रंग देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, मगर यह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि सांसद तुर्की है तो वहीं जो विधायक है वो पठानी है। और ऐसे में इस संभल की हिंसा सबसे बड़ा इसका कारण है, क्योंकि दोनों के बीच खींचातानी थी और दोनों इस मामले की माइलेज लेना चाहते थे, मगर माइलेज कहीं ना कहीं इतनी उग्र हो गई कि इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि इस तरह जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी, और 4 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। और ऐसे में विदेशी बनाम देसी की ये लड़ाई अब किस और आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। मगर इन सब के बीच संभल की हिंसा एक सत्यता के रूप में सामने आई। इसे मस्जिद के सर्वे से कोई लेना देना नहीं था, मगर इन विदेशी और देसी समर्थकों की मारपीट इस चीज का प्रमाण है। संभल के एसपी से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने 2500 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएम के निर्देश पर
मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो नॉर्मल डे टू डे टेम्पो ऑफ लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगा। 7 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। 25 लोगों को या तो हवालात जेल भेजा गया है या फिर जुवेनाइल जो होम्स है वहां भेजा गया है। संभल में हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से सूरज की किरण निकलने के साथ साथ मंगलवार का दिन यहाँ व्यापारियों के चेहरों पर खुशी ये बात बता रही है कि इन्होंने आज अपनी शॉप्स खोली हैं और ये सबसे बड़ी यहाँ की बाजार बताई जा रही है। यहाँ 300 से ज्यादा दुकानें, ये यहाँ का घंटाघर बाजार है जहाँ परचून से लेके ज्वेलरी से लेके है, मगर ये मेन किराने का एक सबसे बड़ा सेंटर है। सर कैसे देख रहे हैं आज का दिन? आपकी चेहरे खुशी भी कुछ कह रही है, कुछ थोड़ा सामान हुआ चीज है? हाँ, काफी सामान्य हुआ और मैं समझता हूँ बाजार खुलने से और सामान्य हो जाएगा फ्यूचर में और शांति भी बहाल होगी। एसएसपी की टीम 36 उपद्रव करने वालों की तलाश में जुटी है। आपको बताते हैं क्या है टीम 36। एसएसपी की टीम 36 लगातार उन उपद्रवियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या है टीम 36, कैसे कर रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ एसएसपी संभल सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी वर्तमान में आपने देखा होगा मार्केट्स सब खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी स्कूलें नॉर्मल है। जिन जिन लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था वो सारे फुटेजेज हैं, वो सारे प्रोसेस कर लिए गए हैं। उन सबको फुटेज को प्रोसेस करके कोलाज बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है काफी सारे लोगों को। हादसे के दिन से न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए है। तो संभल बवाल के बाद सियासी पारा भी हाई है। रोजाना नए सवाल उठ रहे हैं और बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। संभल विवाद को 2 सियासी परिवारों की वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। संभल बवाल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पर है। बवाल करने वाले नकाबपोशों का वीडियो सामने आया है, जिसे जामा मस्जिद के आसपास का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे। संभल बवाल के बाद एसपी, सांसद और विधायक के बेटे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी सांसद ने जुम्मे के दिन भड़काया था। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूटे थे। दंगाई आग लगाने, मारने की धमकी दे रहे थे। दंगाई सर्वे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दंगाइयों ने 29 टीयर स्मोक सेल लूटे थे। 20 बोर के 15 कारतूस लूटे गए थे। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की। एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन लूटी। संभल बवाल पर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि तुर्क पठान विवाद ने शांति भंग की, साथ ही लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। कि वहाँ पे 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियां चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने जहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की, वहीं रामगोपाल यादव ने प्रशासन में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए।
संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंसा करने वालों पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए। राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद से प्रशासन और पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिंसा के मारे गए लोगों की बॉडी से पुलिस की गोली के निशान नहीं मिले हैं। अभी पीएम आ चुका है। तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और ये भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। इस सारी घटनाओं का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश भी डीएम महोदय द्वारा 7 दिन में समाप्त करने के लिए उनको दिया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन सियासी बयानबाजी चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया। याचिका में लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि सर्वे के फैसले से संभल की घटना हुई। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर पहुंचा है। तो सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यहां पर याचिका दायर की गई है। और वहीं संविधान दिवस के मौके पर संसद से लेकर सड़क तक शोर है। पीएम मोदी ने नेशन फर्स्ट को संविधान का सार बताया। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर जहां सीएम योगी ने निशाना साधा, वहीं अखिलेश ने बीजेपी को संविधान विरोधी सरकार बता दिया। देखिए रिपोर्ट। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया। संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम हुए। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी ही संविधान का मूल है। उन्होंने कभी अपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर काम नहीं किया। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर घमासान छिड़ा है। दरअसल जब भारत में 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान लागू हुआ तब संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 1976 में इंदिरा सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़े। पीएम मोदी ने संविधान को देश का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ बताया। संविधान दिवस पर सियासत भी दिखी। राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। वहीं सीएम योगी ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि हम संविधान दिवस कैसे मनाएं, वो भी उस समय जब हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोका गया हो, लोगों को घर से न निकलने दिया गया हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। हम उत्सव तब नहीं मना सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया। क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें, सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के हाथ से मुस्लिम और यादव वोटर फिसलता जा रहा है। इस बात से अखिलेश बौखला गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तैयार किया था। कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सबने कहा श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। आप रिसर्च करिए, प्रोफाइल पर जाइए। समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। हमने इसी लखनऊ में विधानसभा चलती है, अधिकारी लोग बैठे हैं, 10-10, 15-15 माफिया एक एक गाड़ी में 15-15 बंदूकें भर करके आते थे और कई बार मौका आता था जेल से उनको फौज लेकर के आती विधानसभा में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मजाक बना करके आप लोगों ने रख दिया था। 19 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने औपचारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। इससे पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। वहीं संसद में कानून दिवस के मौके पर विपक्ष ने हंगामा किया और बीजेपी और केंद्र सरकार पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया, जिस पर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में दलित वोट ने बीजेपी की जीत में रोल निभाया, तो संविधान दिवस पर सवाल यही कि क्या कांग्रेस के हाथ से दलित वोट छिटक रहा है? सवाल यह भी कि दलित वोटर से कांग्रेस का भरोसा क्यों उठ रहा है?
अब दलित बीजेपी या दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में दलित वोट पर कांग्रेस अपना दावा करती है, लेकिन 20,000 दलित वोटर वाली केदारनाथ सीट पर इस बार अनुसूचित जाति के वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया। ये बात बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी। तो संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस से आखिर दलित वोट क्यों छिटक रहा है? एक तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति का स्वाभिमान जगाने के लिए रैली कर रही है और खुद ढोल बजाकर सीएम धामी दलित वर्ग से जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भले संविधान बचाने की बात करे, लेकिन दलित वोट दूर होता जा रहा है। धामी मंत्रिमंडल में इस वर्ग का चेहरा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पांव जमा चुकी महिला मंत्री रेखा आर्य हैं, जो इसकी वजह सम्मान को मानती है कि इस उपचुनाव में, जो कि केदारनाथ का उपचुनाव था, इसमें भी एससी समाज का पूरा आशीर्वाद, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या मातृशक्ति के रूप में हो, पूरा आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि कांग्रेस के नेता एक बार कहते हैं कि दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है और वो फिर वही केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाकर कहते हैं कि उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री बनना है। तो इस दोहरे चरित्र को जो है कांग्रेस के जो है इस समाज ने देखा है। तो इस करीब 82 लाख वोटर वाले उत्तराखंड में 20% दलित वोट है, जिसमें करीब 11% मैदानी जिलों में है तो 9% पहाड़ों में, जिसकी कांग्रेस से दूरी का बीजेपी पूरा फायदा उठा रही है। वहीं 2022 में हरिद्वार में बीएसपी ने 2 सीटें मुस्लिम दलित समीकरण पर जीती। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा इस हाल के लिए पूरी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। में अगर दलित वोट खिसक रहे हैं तो हमको पार्टी को, कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना, वो क्यों खिसक रहा है। हम भगवान भरोसे चुनाव लड़ेंगे तो भगवान भरोसे उसके परिणाम भी के लिए भी तैयार रहें। आज केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दलितों की भागीदारी प्रशासन में, शासन में, उनके उत्पीड़न का सवाल को क्या हमने मुखरता से उठाया है क्या? खास तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस की नजरों के सामने दलित वोट उनका हाथ छोड़ रहा है और संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस से दलित वोट दूर जाता दिख रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।